नेक्स्ट, सो नेक्स्ट थियरी क्या है? कोलिजन इन 2 डायमेंशन। वैसे ये है नहीं सिलेबस में, लेकिन यहाँ पे गिवन है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। ओके चलो, फिगर 5.10 कोलिजन इन 2 डायमेंशन डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहे हैं? फिगर 5.10 मतलब कौन सी वाली फिगर? वही फिगर, ये भाई साहब मूव कर रहे हैं, ये भाई साहब रेस्ट में है, ये यहाँ टकरा रहा है। अब 2 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन नहीं, तो वही जाएंगे, उड़ेंगे। ओके, तो ये यहाँ उड़ा, ये यहाँ उड़ा, मतलब ये यहाँ पहुंच गया और एक दूसरा यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ पर हमने बोल दिया ये थीटा 1 एंगल है और ये थीटा 2 एंगल है। ओके ठीक है, ये वाली फिगर also depict the collision of a moving mass m1 with the stationary mass m2. Linear momentum is conserved in such a collision. मैंने तुम्हें कल थियरी में मैंने तुम्हें कल बताया था, क्या कोई भी collision हो, whether elastic, whether inelastic, whether completely inelastic, momentum तो कंजर्व्ड ही रहेगा। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का चेंज है। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रह रही है और वो दोनों में लॉस हो रहा है। डन, मोमेंटम तो कंजर्व्ड ही रहेगा। तो वही चीज बोल रहे हैं, सिंस मोमेंटम इज अ वेक्टर ऑब्वियसली दिस इंप्लाइज 3 इक्वेशंस फॉर द 3 डायरेक्शन। अगर मोमेंटम क्या है? वेक्टर है। क्यों? क्योंकि p इज इक्वल टू क्या है? m इंटू वी है। सो v तो वेक्टर है ना, तो वेक्टर का मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर दैट विल गिव यू वेक्टर। ओके, तो मोमेंटम भी क्या है? वेक्टर। ओके, सो सिंस मोमेंटम इज अ वेक्टर दिस इंप्लाइज 3 इक्वेशंस फॉर द 3 डायरेक्शंस। अभी 3D की बात करें तो ओके, मतलब यहाँ पर तो हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल होगा तो x y z भी मिलेगा। ओके, सो x y and z, consider the plane determined by the final velocity directions m1 and m2 and choose it to be the xy plane. Suppose हमने ये xy plane चूज कर लिया है कि भाई ये x है और ये y है, यहीं पे ही भागना है, z में आने की बात मत करना, 2 डायमेंशन की बात करते हैं। चलो ठीक है, द कंजर्वेशन ऑफ द, ये थियरी पूछी नहीं जाएगी, सिर्फ समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, द कंजर्वेशन ऑफ द z कंपोनेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम इंप्लाइज दैट the entire collision is in the xy plane। मतलब z डायरेक्शन में हम कुछ ले ही नहीं रहे, सब कुछ ही xy में ले रहे हैं, तो z के रिलेटेड हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं, xy प्लेन में ही सब कुछ है। the x and y component equations are, तो हमने z लिया नहीं है, तो x और y के कंपोनेंट अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे भाई? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, वही लिखना है। इनिशियल मोमेंटम बॉडी 1 तो मोशन में है, तो m1 v1, ये मेरा m1 है और ये मेरा m2 है। सो ये मोशन में है और ये क्या है? रेस्ट में। ओके, ये है v1i और ये है v2i which is equals to 0। ओके, सो m1 v1i ये इनिशियल है, फिर m2 का तो नहीं होगा, 0 है, तो इक्वल टू यहां पर अब फाइनल लिखना है। ओके, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ मास 1, तो हम अब तक क्या लिखते थे? m1 v1 f, लेकिन यहां पे हम ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो तो एक ही डायरेक्शन में था m1 v1 f। अब v1 f कौन सा है? ये तुम्हारा v1 यहां गया, लो ये वेक्टर वेलोसिटी डायरेक्शन, तुम्हारा बॉल कहां जा रहा है? उस डायरेक्शन में जा रहा है। बॉल कहां गया? टकराने के बाद ये पहला वाला बॉल यहां गया, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। डन। ओके, तो टकराने के बाद, खबर तो दिख नहीं रहा है, टकराने के बाद ये तुम्हारा पहला बॉल इस डायरेक्शन में गया और दूसरा बॉल इस डायरेक्शन में गया, तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर ये v1 है, तो v1 तो ऐसे जा रहा है भाई, पहले तो सिंगल था तो v1 लिख दिया, लेकिन ऐसे जाएगा तो हमें लिखना आता है क्या? ये अगर थीटा है तो उसको हम ऐसे 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं v1 cos। वेरी गुड, अब तो मतलब धुरंधर हो गए। v1 sin थीटा 1। वैसे ही ये थीटा 2 को भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा v2 cos थीटा sin थीटा, v2 sin थीटा 2, और इस साइड में आएगा v2 cos थीटा 2। डन। ओके, सो अब देखो लिखते हैं, तो लिखेंगे तो क्या होगा? m1 v1 f
cos m1 तो आएगा ही, फिर v1f का कंपोनेंट, तो फाइनल कंपोनेंट उसका क्या है, x डायरेक्शन में है v1 cos θ1, तो v1 cos θ1 x डायरेक्शन, प्लस x डायरेक्शन में कुछ है, हाँ v2 का भी है, भी दूसरे का, तो m2 v2f cos θ2 x डायरेक्शन में। अब y डायरेक्शन की बात करते हैं, तो y डायरेक्शन में अगर हम देखें तो क्या बॉड जो पहला वाला था ये डायरेक्शन वाइज लिख रहे हैं हम, तो पहला x डायरेक्शन में, अभी दूसरा पहला वाला y में मूव कर रहा था क्या, y में, तो ये जब मोशन में था तो वो तो सीधे ही आके टकराया ना भाई, अगर वो यहाँ रेस्ट पे और वो ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो कभी कोलिजन ही नहीं होगा ओके, तो वो y में तो मूव ही नहीं कर रहा था, तो y में मूवमेंट उसकी क्या थी, 0। कोलिजन के बाद आते हैं, कोलिजन के बाद y में दोनों कहां मूव कर रहे हैं, तो भाई ये भाई साहब y में v1 sin θ1, m1 v1 sin θ1 मोमेंटम ही लिख रहे थे, m1 v1f sin θ1, और वो भाई साहब वो भी m2 v2 sin θ2, लेकिन नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव m2 v2f sin θ2। डन, समझ में आया। दोनों में हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया है। दो इक्वेशन क्यों आ गए, तो एक x डायरेक्शन के लिए और एक y डायरेक्शन के लिए। z होता तो z के लिए भी लिख दे। डन, तो वो लिख दिया। One knows m1, m2 and v1i in most situation। जनरल सारे केस में देखो हमने जो भी न्यूमेरिकल लिए वो सारे न्यूमेरिकल में भी हमारे पास m1, m2 और v1i ये तीन होते थे। मास तो हमें सबसे पहले पता है, और पहला कितनी स्पीड से जाएगा और टकराएगा वो हमें पता है। ये तीन तो हमारे पास होते ही है। तो बोल रहे हैं तो m1, m2 and v1i in most situation, ठीक है। There are thus 4 unknowns। भाई ये तीन पता है, लेकिन चार चीजें अननोन है। क्या क्या? v1f नहीं पता, v2f नहीं पता, θ1 नहीं पता और θ2 भी नहीं पता। डन। इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन के लिए हमने वो फॉर्मूला रट्टा मारा, उस वैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये 2D है, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई v1f is equals to v1i into m1 minus m2 upon m1 plus m2। वो सिर्फ वन डायमेंशनल के लिए, ये 2D है। ओके, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ चारों क्या है, अननोन है। अच्छा, एंड ओनली 2 इक्वेशंस, हमारे पास सिर्फ ये दो ही इक्वेशन मिले हैं अब तक। 2 इक्वेशन मिले हैं और हमारे पास 1 2 3 मतलब m1 m2 और v1i नोन है, ये रहा। और फिर θ1 नहीं है, θ2 नहीं है, v2f नहीं है और v1f भी नहीं है। याद करो मैथ्स, तो मैथ्स में हमारे पास 2 इक्वेशन, वो 10th में एक चैप्टर था ना, अलग अलग मेथड से हम 2 इक्वेशन सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशंस। ओके, हाँ, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकल गई थी। ओके, तो वो वाली मेथड्स, तो उसमें होता क्या है, 2 वेरिएबल्स होते हैं ऐसे x एंड y, x plus y is equals to this, x minus y is equals to this, तो x और y की वैल्यू ढूंढो ऐसे। तो मतलब 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है, तो तुम्हारा काम हो गया। अगर तुम्हारे पास 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है तो तुम्हारा काम हो गया। अगर तुम्हारे पास 3 अननोन्स है तो 3 इक्वेशंस चाहिए। अगर 3 अननोन्स है, a b c है और इक्वेशन 2 ही है, सॉल्व कैसे करोगे? डन। तो वही केस आ गया कि हमारे पास इक्वेशन सिर्फ 2 है और अननोन कितने हैं, 4। ओके, सो एंड ओनली 2 इक्वेशंस इफ θ1 is equals to θ2 is equals to 0। लियो, ये क्या बोला, θ1 और θ2 क्या हो गए, 0। 0 तो 1D हो गया, फिर 0 मतलब ऐसे जा ही नहीं रहे, फिर वैसे ही जाएंगे ना, एंगल है ही नहीं तो सीधे ही जाएंगे। We regain the equation for one dimensional collision। तो obviously 0 हो जाएंगे तो 1 dimension ही बन गया है, तो इक्वेशन भी सारे वही लग जाएंगे। ओके, if further the collision is elastic, अगर collision elastic है तो हम काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं। सो हाफ m1 v1i का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, m2 के लिए नहीं लिखेंगे, वो तो स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, पहली बार स्टेशनरी वर्ड यूज किया। अच्छा ठीक है, रेस्ट पे है। तो अब फाइनल हाफ m1 v1f का स्क्वायर और दूसरे का भी फाइनल ये रहा। डन, सिंपल। ओके, वी ऑब्टेन एन एडिशनल इक्वेशन। भाई एक एडिशनल और इक्वेशन मिल गया काइनेटिक एनर्जी से। हमारे पास 2 ही इक्वेशन थे, लेकिन और एक इक्वेशन मिल गया, मतलब अभी भी 4 अननोन और 3 इक्वेशन, वो 2 और ये 3। ओके, दैट स्टिल लीव्स अस 1 इक्वेशन शॉर्ट। अभी भी एक इक्वेशन नहीं है। 4 अननोन हो तो 4 इक्वेशन चाहिए मुझे, लेकिन अभी मेरे पास 3 ही है। So at least one of 4 unknowns, say θ1, must be made known। और एक चीज हो जाए तो काम हमारा हो जाएगा।
सो मस्ट बी मेड नोन फॉर द प्रॉब्लम टू बी सॉल्वेबल। अच्छा, सिंपल है ना ये सब तो। ओके, फॉर एग्जाम्पल θ1 कैन बी डिटरमाइंड बाय अ मूविंग डिटेक्टर इन एन एंगुलर फैशन फ्रॉम x टू y एक्सिस। अच्छा, एंगुलर डिटेक्टर मतलब देखो आज की डेट में तो सब ऐसा मोबाइल में आ गया है। ओके, क्या मोबाइल में से ऐसे तुम ऐसे फोटोग्राफ लेोगे ना ऐसे कैमरा से, तो वो कैमरा जहां जहां जा रहा है ना वो लेंथ मेजर कर ले रहा है, डायरेक्टली लेंथ मेजर करता है कि तुमने ऐसे दीवार का फोटो लिया। ओके, तो तुम्हें सिर्फ इतना ही बोलना है कि तुम दीवार से कितने दूर थे, फोटोग्राफ आ गया और तुम दीवार से कितने दूर थे वो तुमने डेटा कर दिया, तो वो बोल देगा कि दीवार की साइज क्या है, फोटोग्राफ से भी बता देगा कि वो दीवार की साइज क्या है। अरे मैंने खुद देखा हुआ है, फोटोग्राफ की बात छोड़ो, एक मशीन होता है जैसे ये रिमोट जैसे। ओके, तो यहाँ ये जो हमारा क्लास बन रहा था तभी की बात है, तो मैंने इंजीनियर के पास देखा है तो वो लेके आ गया, ये निर्भय के पापा ने ही भेजा था। ओके, कहाँ गया वो आज? बीमार है। हाँ, कल भी मास्क पहना हुआ था, बोल रहा था बीमार। अच्छा, तो ये है। ओके, अभी जैसे कि मुझे फाइंड करना है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये वॉल है, मेरे से वॉल की डिस्टेंस कितनी है, तो मैं सिर्फ यहाँ से ऐसे बटन प्रेस करूंगा, डिजिट के जैसे यहाँ पे कैलकुलेटर जैसे दिखाई दे जाएगा कि भाई यू आर 2 मीटर अवे। ओके, डायरेक्टली कैसे, वो याद करो वो अपना सोनार। ओके, वो नीचे ट्रांसमीटर रिसीवर होता है, नीचे जाता है, टकराता है, वापस आता है, तो वैसी ही चीज यहाँ से ऐसे टकराएगा, वापस आएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा। ओके, डिजिट में डायरेक्टली दिखा देता है यू आर दिस मच। मतलब अब जो इंजीनियर होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में, बड़े इंजीनियर, छोटे तो अभी वो जैसे जैसी कॉस्ट, ओके, उसका भी खर्चा लगेगा ना भाई, इक्विपमेंट लाना है ये वो, लेकिन फिर बड़े बड़े डायमेंशंस फिर वो मेजर टैप लेके 1 मीटर 2 मीटर, वैसे अब नहीं, डायरेक्टली ऐसे इतने फुट है, इतने है, ये वो। तो जैसे जैसे हम इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी का यूज करें वैसे वैसे फिर पैसा भी ज्यादा होगा, ऑब्वियस है। ओके, लेकिन कहने का मीनिंग है कि एंगुलर डिटेक्टर हमने ले लिया, ऐसा समझो कि यहाँ पे एंगुलर डिटेक्टर है। ओके, जैसे फैन पे रख दिया एंगुलर डिटेक्टर, अभी यहाँ टकराएगा और बॉल इस साइड आएगा ना, तो तुम्हें पता ही चल जाएगा कि यहाँ से ये कितना गया इस साइड। यहाँ फैन के ऐसे नीचे ही तुम्हारा स्टेशनरी बॉल है, वहां से मूविंग बॉल आ रहा है, टकरा रहा है, एंगुलर डिटेक्टर वहीं पे है, तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि यहाँ मूव हुआ, अच्छा इतना है तुम्हारा θ1। ये टेक्नोलॉजी से, इंस्ट्रूमेंट से हमें θ1 पता चल गया। θ1 पता चल गया, 4 अननोन थे, अब 3 ही हो गए और 3 इक्वेशन तो है हमारे पास, अब सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो हमने फाइंड कर लिया है। सो गिवन m1 m2 v1 i and θ1 वी कैन डिटरमाइन जो बाकी के 3 अननोन थे वो फ्रॉम दी इक्वेशन, जो 3 इक्वेशन हमने डिराइव किए वो 2, ये 2 और ये 1, तो 3 इक्वेशन है और 3 ही अननोन है। कौन कौन से अननोन है? v1f, v2f एंड θ2, क्योंकि θ1 हमने फाइंड कर लिया, θ1 फाइंड कर सकते हो, θ2 भी फाइंड कर सकते हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट से फाइंड किया। सर इंस्ट्रूमेंट यूज ही कर रहे हो तो दोनों फाइंड कर लो ना, तो कर सकते हैं कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ओके, सो दोनों ही एंगल वहां से फाइंड कर सकते हो, तो भी वैल्यू तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी ना। लेकिन ये सब तो तुम प्रैक्टिस के लिए है, सब ये 11th 12th ये सब समझने के लिए, प्रैक्टिस के लिए है। यही सेम न्यूमेरिकल फिर सॉफ्टवेयर में करना है तुम्हें, अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो या डिटेल्ड कॉलेज में जाओगे, रिसर्च में जाओगे, तो फिर क्या करना है, सपोज सेम न्यूमेरिकल दे दिया तुम्हें, सेम न्यूमेरिकल, लेकिन वो तुम्हें कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में करना है कि भाई इतना मास है, m1 इतना है, m2 इतना है, वेलोसिटी इतनी है, ऐसा सॉफ्टवेयर की बैकग्राउंड का तुम्हें डिजाइन करना है। सॉफ्टवेयर बनाया हुआ नहीं होगा, ओके, बनाया हुआ भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुमने ये सीखा ना कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो वैसे इक्वेशन से तुम्हें सॉफ्टवेयर डिजाइन करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर में एक प्रोजेक्ट डिजाइन करना पड़ेगा, सो दैट फिर कोई भी बोलेगा कि कोलिजन के लिए प्रोजेक्ट बनाओ, ये सॉफ्टवेयर में बनाओ, से एनसिस में बनाओ, कॉमसॉल में बनाओ, वो सब तो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। एनालिसिस सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे ऐसे, मैटलैब है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो तुम आगे जाओगे तो पता चलेगा। ओके, बायो ग्रुप में तो नहीं, बट से मैथ्स हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो आता ही रहेगा। ओके, सो कहने का मीनिंग है कि वो वहां पे पता चल जाएगा कि इक्वेशन, जैसे कि अभी तुम कैलकुलेटर से सब कुछ सॉल्व करो, स्टैटिस्टिक्स देखो 10th में पढ़े, 11th में भी अभी पढ़ रहे हो स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो कितना स्टैटिस्टिक्स पढ़े, तो वो स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड जो फॉर्मूलाज है ना, वो फॉर्मूलाज हमने सपोज एक्सेल शीट में डाल दिए, अभी एक्सेल शीट में डाल दिया तो तुम्हें सिर्फ F1 F2 F3 ये धर 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 लास्ट में डायरेक्टली आंसर, फिर तुम्हें ये मजदूरी नहीं करनी,
फिर तुम्हें लगा ओ भाई साहब कितना मेहनत करवाया, कितने फॉर्मूला रट्टा मरवाए, अब तो यहाँ बनाया बनाया हुआ सब कुछ मिल रहा है। तुम्हें तो आउटपुट का यूज करके तुम्हारी एप्लीकेशन, तुम्हारा जो काम है वो करना है। वो तो तुम्हें ये सब जो हम रिजल्ट ला रहे हैं ना, वो तो तुम्हें बनाया हुआ मिल जाएगा आफ्टर यू गो इन द इंडस्ट्री और से रिसर्च, तुम्हें डिट्टो मिल जाएगा। तो फिर तुम सोचो ये सब करवाया क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ में आए कि ये जो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली हो रहा है ना, उसके पीछे ये, जैसे कि कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर पे हम कितनी सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन कितने सारे एक्सरसाइज मतलब कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो फिर बचपन से कैलकुलेटर ही यूज करवा दो, क्यों पढ़वा रहे हो टेबल एंड ऑल? अरे टेबल प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सब समझोगे तो पता चलेगा कि कैलकुलेटर वर्क कैसे करता है। ओके, और वो ना हो तो भी कैसे कर सकते हैं, समझ में आया? तो वो सीखना इंपॉर्टेंट है, फिर कैलकुलेटर तो आ ही जाएगा यूज करना। अंडरस्टूड? ओके, सो एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल है, अच्छे से समझ में आ गया, और न्यूमेरिकल तो पक्का कर लिया, ये भी एप्लीकेशन बेस्ड ही है। ओके, थियरी कोलिजन इन दी 2 डायमेंशन, अंडरस्टूड? ओके, कंपेयर टू 1 डायमेंशन इलास्टिक एंड ऑल जो हमने पढ़ा, पूछने के चांसेस बहुत ही कम है। ओके, क्यों? कुछ मिलता है रहा नहीं है कुछ फॉर्मूला डिराइव करने को बोले तो तुम्हारी थोड़ी मेहनत हो, दिमाग यूज हो तो टीचर पूछेंगे। ओके, पूछने वाले फिर ट्रिकी बनाने के लिए पूछ ले, लेकिन समझ में आ गया, पूछे या ना पूछे समझ में तो आ गया। ओके।